ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं भाटी सर पुनः आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेज में। बात की पिछले वीडियो में बाल्यावस्था की विशेषताओं की, वृद्धि और विकास के अंतर्गत शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताओं को लेकर के अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत शैशवावस्था जो पिछले वीडियो में आपने देखा, बाल्यावस्था भी आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं की। बात की शैशवावस्था में कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, बात की बाल्यावस्था में जीवन का सबसे अनोखा काल या जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। उसी क्रम में किशोरावस्था के बारे में पूछा जाता है विशेषताओं में कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है। तो जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है। यह कठिन खुद किशोर के लिए भी है काल, और साथ ही साथ उस किशोर के माँ बाप और अध्यापकों के लिए भी यह सबसे बड़ी समस्या का काल माना जाता है। इस काल को अगर समस्याओं का काल कहें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। यह समस्याओं का काल है, ये समस्याओं का काल है। इस काल में समस्याएं किशोर की भरी पड़ी होती है उसके जीवन को लेकर के तो ये समस्याओं का काल है। इस काल को जीवन का सबसे नाजुक काल भी कहा जाता है। यह काल जीवन का सबसे नाजुक काल है। यह काल नाजुक इतना है कि किशोर जिस दिशा की ओर चल पड़ता है उसी दिशा में आगे बढ़ता रहता है, और पुनः उसको वहाँ से लौट के लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जिस दिशा में आगे बढ़ता है तो उसी दिशा में आगे चलता रहता है। आगे चल करके यह कुछ भी बन सकता है। आदर्शों की बात करें तो ये नास्तिक भी बन सकता है, तो ये आस्तिक भी बन सकता है, ये कर्मण्य भी बन सकता है, तो ये अकर्मण्य भी बन सकता है। ये देश प्रेमी बन सकता है, तो ये देश द्रोही भी बन सकता है। यह काल दीवा स्वप्नों का काल है। इस काल को दीवा स्वप्नों का काल कहते हैं। हमने बात की पिछले वीडियो में शैशवावस्था को कल्पना जगत में विचरण का काल कहा जाता है, जबकि यह काल दीवा सपनों में विचरण का काल है। किशोर दिव्य सपनों में खोया रहता है। एक बंगला बने न्यारा, और बंगले के साथ साथ अनेक आवश्यकताओं को भी यह दीवा सपनों में पूर्ति के लिए भगने का प्रयास करता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास। तो यह दीवा स्वप्नों का काल है, जबकि अर्ध स्वप्न के काल के नाम से शैशवावस्था को संबोधित किया जाता है। तो अर्ध स्वप्न का काल कल्पना जगत में विचरण का काल शैशवावस्था है, जबकि दीवा स्वप्नों का काल किशोरावस्था। यहाँ पर अगर कल्पना की बात करें हम, तो ये कल्पना शक्ति के विकास का काल है। कल्पना शक्ति के विकास के काल के नाम से इस अवस्था को जाना जाता है। ये कल्पना शक्ति के विकास का काल है। इस अवस्था में बहुत से वह परिवर्तन जो पीछे हमने जो शैशवावस्था में देखे वे पुनः प्रदर्शित होने लगते हैं। तो शैशवावस्था की अनेक विशेषताएं यहाँ प्रदर्शित होती है, जिस कारण से किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह शैशवावस्था का पुनरावर्तन है। जो विशेषताएं शैशवावस्था में थी वही विशेषताएं कुछ यहाँ पर दिखाई देने लगती है, लेकिन उनमें भी बहुत कुछ अंतर पाया जाता है। शैशवावस्था में तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास दिखाई देता है, वही तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास इस अवस्था में भी दिखाई देता है। अब भ्रम ये पैदा होता है जब एक ही प्रश्न हमारे सामने आए कि तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास का काल कौन सी आयु है, तब क्या करें हम। तो उस अवस्था में हमें शैशवावस्था को प्राथमिकता देनी है। तो तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास का काल जहाँ शैशवावस्था है, तो फिर ये क्या है, इस अवस्था में कौन सी विशेषता लिखें हम। तो यहाँ पर जो तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास है वो पूर्णता को प्राप्त करता है।
पूर्ण रूप से जो शारीरिक और मानसिक विकास होना है वो पूरा का पूरा इसी आयु में हो जाता है, जिस कारण से इस अवस्था को पूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास के काल के नाम से जाना जाता है। पूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास का काल है ये काल, वो काल जिसके अंतर्गत तीव्र जिज्ञासा भी दिखाई देती है और तीव्र चिंतन भी दिखाई देता है। जबकि हमने पिछले वीडियो में बात की शैशवावस्था तीव्र जिज्ञासा का काल है, बात की हमने बाल्यावस्था में कि बाल्यावस्था चिंतन का काल है, जबकि ये दोनों ही विशेषताएं यहाँ प्रदर्शित होती है। यहाँ जिज्ञासा भी है और यहाँ चिंतन भी है, लेकिन वो जिज्ञासा और चिंतन दोनों ही अमूर्त रूप के प्रति देखने को मिलता है। तो यह अवस्था अमूर्त चिंतन के काल के नाम से जानी जाती है। अमूर्त चिंतन का काल है ये अवस्था, अमूर्त जिज्ञासा के काल के नाम से जानी जाती है। किशोर इस अवस्था में उन विषय वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा ज़्यादा रखने लगता है जो आज तक किसी ने देखी नहीं। धर्म के बारे में, नैतिकता के बारे में ये पूछता है अपनी माँ को, अपने पिता को, क्या ये भगवान है क्या जिनकी हम पूजा करते हैं? इस संसार को चलाने वाली कोई शक्ति है क्या? अगर है तो वो है कहाँ? तो इसी क्रम में, इसी अमूर्त चिंतन के अंतर्गत ये जिज्ञासु चिंतन करता किशोर उस सत्य की खोज में निकल पड़ता है। और जब ये खोज में निकल पड़ता है उस सत्य की, तो आगे चल करके, जैसे पीछे मैंने बात की कि आगे चल कर ये किशोर कुछ भी बन सकता है। आपने देखा, पढ़ा भी होगा महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर जी के बारे में, पैगंबर साहब के बारे में, सब उस चिंतन की खोज में आगे चले। लेकिन जब ये लौट के आए तो कुछ धर्म को मानने वाले बने तो कुछ धर्म को न मानने वाले बने। तो उन्होंने कईयों ने अपना धर्म खुद ने चलाया। तो ये एक ऐसा काल माना जाता है कि जिस दिशा में किशोर का चिंतन शुरू हो जाता है वो उसी दिशा में चिंतन करता है। लेकिन यहाँ चिंतन ज़्यादातर 90% मामलों अमूर्त चिंतन को संबंध। तो ये अमूर्त चिंतन और जानने की इच्छा, जो जिज्ञासा है, ये अमूर्त जिज्ञासा को दर्शाता है। तो अमूर्त चिंतन और अमूर्त जिज्ञासा का काल है। हमने पीछे बात की शैशवावस्था में कि शैशवावस्था में भी अनुकरण का काल दिखाई दिया, हमें दोहराने का काल दिखाई दिया। अनैतिकता मैंने वहाँ पर भी देखी, अनैतिकता का काल, असामाजिक का काल जो शैशवावस्था थी। बाल्यावस्था में वही रूप परिवर्तित होकर के सामाजिकता और नैतिकता के रूप में अपनी विशेषता को प्रदर्शित किए। जबकि किशोरावस्था में ये कई बच्चे इस अवस्था को अनैतिकता के नाम से भी सोचने लगते कि ये अनैतिकता का काल नहीं है। सब अनैतिकता और असामाजिकता तब तक ही है जब तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है। जिस विषय वस्तु की जानकारी हमें है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है या सही है, जैसे किशोरावस्था, यहाँ पर किशोर चिंतन कर रहा है, अमूर्त चिंतन भी चल रहा है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो गलत है या सही है, जबकि शिशु को इस बात का आभास नहीं है कि वो जिस कार्यों को कर रहा है वो गलत है या सही है। कि किशोर को इस बात का पता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो गलत है या सही है। इतनी चिंतन शक्ति इस किशोर में है। तो इस काल को जानबूझ के कार्य करने के कारण, गलत जो कार्य किए जाते हैं, इस कारण से इसे बदतमीजी का काल भी कहा जाता है। ये काल समस्याओं का काल मानी जाती है। किशोर स्वयं जो अमूर्त चिंतन हो रहा है अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए तत्पर है। जहाँ पर ये समस्याओं का काल है तो वहाँ समस्या के समाधान का भी काल है। ये केवल इसे समस्याओं का काल तो हम कह ही रहे नहीं कह सकते, लेकिन साथ साथ में समस्याओं के साथ ये समस्या के समाधान का भी काल माना जाता है। ये अमूर्त चिंतन इसकी समस्या का समाधान कराता है, तो ये समस्या के समाधान का काल है। ये काल रुचियों का काल भी माना जाता है। रुचियों की प्रवृत्ति यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है, जबकि रुचियों का काल हमने पीछे भी देखा, भी बालक में भी रुचि की भावना के कारण खेल जगत विकास, वहाँ रुचियाँ हैं, यहाँ रुचियों में परिवर्तन भी शीघ्रता से होते रहते हैं। तो ये रुचियों में परिवर्तनों के कालों के नाम से शब्द, क्योंकि यहाँ पर किशोर में मानसिक अस्थिरता पाई जाती है। यहाँ पर किशोर
ये सोचता है कि मैं कौन सा कार्य करूं और कौन सा ना करूं। असमझ की स्थिति यहाँ रहती है, जिस कारण से इस काल को उलझनों का काल कहते हैं। ये उलझनों का काल है, ये उलझनों की आयु है। तो ये उलझनों की भी आयु है और उलझनों को सुलझाने की भी आयु है। ये वो काल जहाँ पर किशोर की आवश्यकताएं जो परिवार पूरी करता है, अगर परिवार इसकी विशेष आवश्यकता को पूर्ण ना करे तो ये घर में एक विद्रोह को जन्म दे देता है, घर वालों के प्रति विद्रोह का सहारा लेता है। जबकि पीछे हमने देखा कि बाल्यावस्था में एक उपद्रव का रूप था, यही उपद्रव यहाँ ना होकर यहाँ विद्रोह बनता है और यह है विद्रोह का काल कहलाता है। यह विद्रोह की आयु, यह है विद्रोह का काल है, यह उलझनों की आयु है, ये चिंताओं का काल है। किशोर अपने भविष्य के प्रति बहुत ही चिंतित रहता है, क्या उसका भविष्य में आगे होगा, क्या वो क्या करेगा, क्या न करेगा। तो भविष्य के प्रति चिंताओं के कारण, चिंतित रहने के कारण इसे चिंताओं के कारण संतोष करता, चिंताओं का काल है। इन्हीं चिंताओं के अंतर्गत ये किशोर जब उन चिंताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो चिंतित रहता है। यही चिंताएं इसमें अप्रसन्नता को जन्म देती है। ये अप्रसन्नता का काल है, ये है अप्रसन्नता का काल है। कौन सा व्यक्ति चिंताओं में खुश रहता, तो इसी कारण इसे अप्रसन्नता का काल है। यह है वो काल जिसके अंतर्गत तीव्रता के रूप में किशोर में तीव्र संवेग उत्पन्न होते हैं, जिस पर वह अपना नियंत्रण नहीं रख पाता है। और इसी कारण से यह जल्दी से आवेश में आना, गुस्से में आ जाना, तोड़ फोड़ कर देना इत्यादि तरह की क्रियाएं करते हैं। तो यह काल इसी तीव्रता के कारण यह तीव्र संवेगों का काल है। इस अवस्था को तीव्र संवेग, तीव्र आवेग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो किशोरावस्था को तीव्र संवेग का काल, तीव्र आवेग का काल, संघर्षों का काल, क्या करूं क्या ना करूं की उलझने इसे के अंदर द्वंद्व को जन्म देती है, द्वंद्व का काल, तूफान की आयु के नाम से भी इस काल को संबोधित किया जाता है। यहाँ पर किशोर अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, उनका दमन नहीं कर पाता, उनका समन नहीं कर पाता है, जिस कारण से ये संवेग फूट कर बाहर निकलते हैं। गुस्सा सामने वाले पर फूट करके बाहर निकलता है, जिस कारण से इस काल को विस्फोट की आयु भी कहते हैं। विस्फोट का काल है, यह विस्फोट की आयु। और इसी विस्फोट के कारण कई बार ये अपने सामने जो भी है, अध्यापक है, माता है, पिता है, बड़े भाई है, बहन है, उनके साथ बदतमीजी भी कर देता है। यहाँ पर ये अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जिस कारण से ये विस्फोट इसके गुस्से के रूप को दर्शाता है। तीव्र आक्रोश में रहता है, ये आक्रोश का काल भी। इस काल में आगे की विशेषता बात करें हम, इस काल में अगर अब बात करें तो ये काल असमायोजन का काल भी कहलाता है। बिल्कुल भी वातावरण के साथ एडजस्टमेंट न करना किस काल की निशानी को प्रदर्शित करता है, वो है किशोरावस्था, असमायोजन का काल। जबकि पिछले वीडियो में हमने बात की बाल्यावस्था की, जो बाल्यावस्था समायोजन का काल था, ये असमायोजन का काल है। इस काल को घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का काल भी कहते हैं। तो घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता की आयु कौन सी है? किशोरावस्था। जबकि बात की हमने पीछे कि समूह का काल, टोली का काल, गैंग का, गिरोह की आयु बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में दोस्तों की संख्या अनिश्चित होती है। एक बालक के कम से कम 50 और अधिक से अधिक 500 तक दोस्त हो सकते हैं।
जबकि यहाँ किशोरावस्था में वही दोस्ती सिमट जाती है और एक या दो दोस्त के प्रति घनिष्ठ हो जाती है, और वही एक या दो जो घनिष्ठ दोस्त उसके व्यक्तिगत भी होते हैं। व्यक्तिगत के अंतर्गत उन दोस्तों में इतना प्रेम होता है कि दोस्त दोस्त के घर में ही रहना पसंद करता है, दोस्त दोस्त के साथ रहना पसंद करता है, दोस्त दोस्त के कपड़े पहनना पसंद करता है। तो यहाँ पर ये एक अनोखा प्रेम जो दोस्ती का यहाँ दिखाई देता है, जिस कारण से यहाँ पर व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। दोस्ती इतनी गहरी होती है इस आयु में कि दोस्त दोस्त के लिए जान भी दे सकता है तो जान ले भी सकता है। तो ये दोस्ती का काल है। यहाँ पर दोस्ती घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता को दर्शाने वाली है। ये काल जहाँ विद्रोह का काल है, अनएडजस्टमेंट की आयु के नाम से ही जाना जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर संवेगों की, तो ये वो अवस्था मानी जाती है संवेगों के अंतर्गत कि साहब हमने बात की अगर शैशवावस्था की, शैशवावस्था में संवेग अस्थिर होते हैं। शिशु रोते रोते हंस देता है, हंसते हंसते रोने लगता है। ये ऐसा व्यवहार शिशु का संवेगों में अस्थिरता को दर्शाता है। जबकि वही संवेग बाल्यावस्था में इतने प्रदर्शित नहीं हो पाते, क्योंकि बाल्यावस्था समायोजन की आयु है, बाल्यावस्था दमन की आयु है, समन की आयु है। बालक में सबसे ज़्यादा सहन शक्ति पाई जाती है। अवस्थाओं में अगर विशेषताओं की बात की जाए तो एक ऐसी अवस्था बाल्यावस्था जहाँ पर सहन शक्ति, समायोजन, संवेगों पर नियंत्रण अधिक पाया जाता है। बालक अपने गुस्से को जल्दी से प्रकट नहीं करता, वो अंदर ही अंदर सहन करता रहता है, जबकि यहाँ पर ये सहन शक्ति प्रदर्शित नहीं होती है। किशोर एक विस्फोट के रूप में सामने वाले पर अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है, जिस कारण से यहाँ पर आक्रामक रूप किशोर का देखने को मिलता है। किशोर सामने वाले पर आक्रमण करता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये अवस्था एक प्रकार की ऐसी अवस्था कि इस अवस्था पर किशोर का नियंत्रण खुद पर नहीं रहता। वे अपनी उन आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। ये आक्रामकता की आयु है। इस अवस्था में अनएडजस्टमेंट देखने को मिलता है। संवेगों के तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर संवेग स्थायी हो जाते हैं। जिस विषय वस्तु, जिस व्यक्ति के प्रति यहाँ संवेग इस आयु में जगते हैं, वो लंबे समय तक बने रहते हैं। प्रेम का, क्रोध का, दया का, कोई भी प्रकार का संवेग किशोरावस्था में, किशोर में किसी के प्रति जन्म लेता है, वो लंबे समय तक बना रहता है। उसमें परिवर्तन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो यह संवेगों के, यह काल संवेगों के स्थायीकरण का काल है, स्थायीकरण का काल। तो संवेगों के स्थायीकरण का काल इस आयु को माना जाता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। इस अवस्था में पूर्ण व निश्चित शारीरिक और मानसिक विकास को एक किशोर प्राप्त कर लेता है, और उसी विकास के सारे ये संपूर्ण जीवन जो उसका चलता है, इस अवस्था के बाद में निर्भर करता है कि यहाँ इस अवस्था में वृद्धि और विकास के अंतर्गत वृद्धि रुक जाती है। निश्चित लंबाई एक किशोर को जितनी उसे प्राप्त होनी है वो इस अवस्था में प्राप्त होती है, और मानसिक विकास जितना एक व्यक्ति का होता है, बुद्धि का, वो पूर्ण 100% विकास इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में अगर विशेषताओं की बात की जाए, नैतिक मूल्यों की, आदर्शों की, तो यहाँ पर आध्यात्मिकता के प्रति, यहाँ पर नैतिक मूल्यों के प्रति, यहाँ पर आदर्शों के प्रति किशोर का झुकाव होने लगता है। आध्यात्मिक मूल्यों को जानने के लिए, नैतिकताओं को जानने के लिए यह उत्सुक भी रहता है। तरह तरह के अमूर्त प्रश्न अपने साथियों, शिक्षकों, माता पिता से ये करने लगता है। इसकी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए पुस्तकालयों की व्यवस्था करनी चाहिए, हमें वाचनालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। यह अवस्था वो अवस्था है जो आगे चल करके इसे पूरी दुनिया से रूबरू करा देती है, लेकिन बहुत सी कमियां भी इस अवस्था में हमने देखी। यह वो अवस्था है कि इस अवस्था
के अंतर्गत किशोर अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। एक अध्यापक होने के नाते, एक माता पिता होने के नाते इस अवस्था में किशोर को बड़े ही प्रेम पूर्वक उसके सहयोग के साथ उसे शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक का ये दायित्व है, एक शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वह किशोरों के संवेगों को जानकर, जहां पर किशोर को नियंत्रित करना है वहीं पर एक शिक्षक को खुद को भी नियंत्रित करना पड़ता है। कई बार ये किशोर इस अवस्था में ऐसे रूप का प्रदर्शन करते हैं जो समाज और एक व्यक्ति के लिए सही नहीं। तो उस रूप से बचने के लिए एक व्यक्ति, एक शिक्षक, माँ बाप को इस अवस्था को नियंत्रित करके और स्वयं पर भी नियंत्रण करके चलाना होता है। इस अवस्था को कठिन काल कहा गया। ये कठिन है जिस कारण से ये नाजुक भी है। किशोर इस दिशा में जो अगर गलत रास्ते पर चल पड़ा तो आगे चलकर ये गलत ही रहेगा। जबकि एक प्रश्न बनता है, बड़ा ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करें कि बिगड़ने और सुधरने का काल कौन सा है, ज़्यादातर फोकस इस अवस्था की ओर लगाएंगे लोग, जो गलत है। बिगड़ने और सुधरने की आयु बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था को संस्कारों का काल कहा जाता है। बाल्यावस्था में जो संस्कार एक माता पिता, एक शिक्षक बालक में भर देते हैं, वही संस्कार आगे चलकर उसके जीवन में काम आते हैं। बाल्यावस्था संस्कारों की आयु है। बाल्यावस्था एक प्रकार से जीवन के निर्माण का काल भी माना जाता है। सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था को निर्माण के वहीं से चल करके नैतिकताएं, आध्यात्मिकताएं, अगर आपने जो शिक्षा उसे दी है बिगड़ने और सुधरने की, वही चल करके इस अवस्था को लेकर आते। इस अवस्था में किशोर नियंत्रण नहीं कर पाता और वही रूप जो बाल्यावस्था का आगे बढ़कर आया है, इसी रूप से गुजरते हुए प्रौढ़ावस्था में गति कर। तो बात की हमने किशोरावस्था की विशेषताओं की। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक जरूर करें, कमेंट करें कोई कमी रही हो तो। थैंक यू।